अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी लैब थी जो पीटीयूटी मेन कैंपस के अंदर होनी थी और उसके लिए मैंने नाश्ता करके फ़ौरन तैयारी पकड़ी और यूनी के अंदर पहुंचने की। यूनी के अंदर जब पहुंचा तो देखा चंद एक दोस्त ही अभी आए थे तो बाकी अभी लेट थे। तो जाहिर सी बात है हमारा टाइम जो था वो 9 बजे के बाद स्टार्ट होना था लेक्चर हमारे, तो इसलिए फिर वेट किया। तो जो दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने पूछा जिन टूल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझे पता थी, मेरे नॉलेज के अंदर थे कि किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने फर्दर उनकी 1 बाय 1 डिटेल उनसे शेयर की। ओवरऑल वैसे तो सारे टूलों का पता था कि किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छी तरह से या जिनका कंसेप्ट क्लियर था कि ये किस फर्दर काम के लिए इस्तेमाल होते हैं वो मैंने प्रॉपर उनको गाइड कर दिया। उसके बाद हमारी जो लैब होती है, लैब के अंदर हमने प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करने होते हैं वो परफॉर्म करवाने के लिए हमें सर मुहैया किए जाते हैं। सर होते हैं वो प्रॉपर हमें सामान वगैरह प्रोवाइड करते हैं और साथ ही हम उनके बताए हुए या हमारी जो बुक्स के रिलेटेड थ्योरी वगैरह होती है उन प्रैक्टिकल के रिलेटेड वो साथ साथ रीड करके उसको परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए जो भी ज़रूरी इकदाम होते हैं वो हमें सर ही बताते हैं कि इससे पहले पे क्या क्या हमें करना चाहिए। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो होते हैं प्रैक्टिकल वो परफॉर्म नहीं करने होते। इसके अंदर हमारे पास आ जाती है वुड वर्कशॉप, वो करना होता है, और इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट आ जाता है वो भी हमने परफॉर्म करना होता है, और कंस्ट्रक्शन तो मस्ट है ना। इसके साथ जो एक मेन चीज़ थी वो हमारी होती है ड्राइंग को हाथ से बनाना, शीटें सबमिट करवाना। जो हम कैड के अंदर परफॉर्म करते हैं वो उधर हमने अपने हैंड यानी कि फ्री हैंड से करनी होती है। वहाँ पर जो लेक्चर हमने पहले लिया था कंस्ट्रक्शन की थ्योरी का लिया था, उसके लेने के बाद हम चले गए थे अपनी ड्राइंग हॉल में। ड्राइंग हॉल में मैं वीडियो नहीं बनाई, उसकी वजह ये थी कि यूनी के अंदर फ़ीमेल स्टूडेंट भी अवेलेबल थी। मैंने फ़ीमेल स्टूडेंट की वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं खुद मुनासिब नहीं समझता था कि उनको वीडियो के अंदर लेके आया जाए, कि जाहिर सी बात है वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों ये वीडियो बना रहे हैं और बगैर पूछे हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो इससे मैंने अवॉइड ही किया। तो जब वो हमने ड्राइंग वगैरह का काम सरंजाम दिया तो उसके बाद ही हमारा काम स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल के रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें और हमारे इंचार्ज मुकर्रर किए गए थे, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया। और जो स्टूडेंट की कन्फ्यूजन थी या जो चीज़ों के रिलेटेड कुछ स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये टूल किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको प्रॉपर सर ने गाइड किया और गाइड ईच एंड एवरीथिंग किया। तो यहाँ पर मैं कुछ जो पॉइंट है वो सर के आपके साथ शेयर करता हूँ, और ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो सके और मैं भी सुन सकूँ। तो चलते हैं। ना आप अपना जो आपका एग्रीगेट होता है ना, इसमें आप फोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट जो उसमें करते हैं। अब ये देखो, इसके अंदर से जब आप रेत को छानोगे तो वो छन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जब आप क्रश को छानोगे बजरी को तो वो नहीं छनेगी, वो ऊपर रह जाएगी, तो उससे ग्रेडिंग हो जाता है। इसके ऊपर आपके साइज लिखे हुए हैं, देखो 4.75 मिलीमीटर जो डायमेंशन के अंदर आपको लिखा होता है, रेत का इतना साइज होता है, बजरी का इतना साइज होता है, ठीक है ना। तो इस सीम एनालिसिस के मुताबिक वो आपको कहते हैं जब आपने सारा कंक्रीट का तैयार करना होता है उसमें स्पेसिफिकेशन दी गई होती है। 4.75 मिलीमीटर जो सीम एनालिसिस में दी गई है, क्रश जो है बजरी आपकी वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सीम्स होती हैं, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से 7 के करीब होती हैं, उससे ज़्यादा भी होती हैं। आपको उसके मुताबिक जो है करना होता है। मसला ये ऑपरेटर्स है, इसके होता है शेकिंग ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके अंदर जो है ये आपका ऑपरेटर्स फिक्स हो जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले इसको आप सेट कर लेते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर मोटर डालते हैं, उसके अंदर सैंड भी होता है, उसके अंदर बजरी भी होती है, ठीक है। और उसके अंदर इनके सैंड और मोटर में उसका क्या कंक्रीट आ गई, और उसके कंक्रीट के डिफरेंट ज़रात आ गए, ठीक है। जब इसको वो शेक करता है तो उसके अंदर जो है डिफरेंट साइज़ के जो एग्रीगेट साइज़ होते हैं ना कंक्रीट के, जो बड़े पत्थर होते हैं वो ऊपर ही हो जाते हैं, फिर आहिस्ते से छनते एंड पे सिर्फ सैंड या बिल्कुल डस्ट रह जाता है, ठीक है। तो जिस एनालिसिस के मुताबिक जिस मेन कंक्रीट का मोटर बनाने के लिए जो आपका एग्रीगेट बच जाता है ना, उसके मुताबिक आप फिर अपना बड़े पैमाने पे ना उस तरह का ऑर्डर करते हैं, उस साइज़ का फिर आप एग्रीगेट मंगवाते हैं, उसके मुताबिक सारा मटेरियल आपका तैयार है, ठीक है। सीम एनालिसिस में क्या करते हैं, उसका साइज आइडेंटिफाई करते हैं, क्रश का, सैंड का और सीम, ठीक है। ये 60 ग्रेड का PSI की जो है स्ट्रेंथ है उसकी
किस प्रॉब्लम जो है, ठीक है। इसके ऊपर जो रिंग होते हैं, इन रिंग से ये पता चलता है जब आप कंक्रीटिंग करते हो तो ये कंक्रीट के अंदर यकजा हो जाते हैं। यस सर। और जब इसको बैंडिंग करते हैं तो ये मुजामत करते हैं कंक्रीट और स्टील के दरमियान मजबूती पकड़ लेते हैं। मजबूती को सर ये के दरमियान कम से कम कितनी कंक्रीट होनी चाहिए? एक स्टील के साइड पे कितनी कम से कम कंक्रीट होनी चाहिए? एक स्टील के साइड पे यानी कि उसको कवर अप करने के लिए कंक्रीट कितनी थिकनेस के अंदर होनी चाहिए? अगर हम कॉलम खड़ा कर रहे हैं 1 to 2 सेंटीमीटर जो है ना इंचेज होनी चाहिए। ठीक हो गया सर। कंक्रीट का लेंटर है स्टील के 1 से 2 जो है ना इंचेज का वो गैप दिया हुआ है, वो कहते हैं कंक्रीट कवर। जी सर, कंक्रीट कवर जैसे गट्टियाँ वगैरह बोलते हैं। डिफरेंट आपका रिक्वायर्ड होता है कि आप किस तरह की लेंगे। इसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, इसके ऊपर सर्कुलर होता है, ठीक है। और सिलेंडर में बना लेते हैं, इसके ऊपर रखते हैं भाई थोड़ा साइड पे। यस सर। और कंक्रीट को अच्छी तरह उसके जो बबल्स वगैरह होते हैं उसके बीच में से वो वाइट वाइब्रेट कर देते हैं, गैप खत्म कर देते हैं, इसकी अच्छी तरह वाइब्रेट होता है। जैसे आप मोबाइल वाइब्रेट करते हैं ये उस तरह से काम करता है, लेकिन ये अच्छा खासा वाइब्रेट करता है। कंक्रीट जो है ना उसके अंदर ज़रा सा भी बबल्स वगैरह पोर्स वगैरह खाली ना रहे। और सॉलिड एक बिस्कुट टाइप जो है जैसे थिक बिस्कुट थिक कंक्रीट की जो लेयर है वो बनी हो, ताकि वो फिर यानी कि जब उसकी स्ट्रेंथ मालूम होती है मशीन के अंदर तो वो मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ जो है आवाज़ दी जा सकती है, ठीक है। एयर टाइट मशीन इससे इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन सर लैंटर में तो ऐसे नहीं करते। लैंटर के अंदर आप वाइब्रेटर यूज करते हैं, नोजल्स ही होती है, वो नीचे मोटर होती है, जब आप उसको पेनिट्रेट करते हैं तो वो जो है वाइब्रेट करती है टाइप होता है। हाँ, और हर जगह वो है ना उसको फैला दी जाती है, तो वाइब्रेटर है तो वहाँ पे आपकी पोर्ट पर ऑन साइड वाइब्रेटर। तो लास्ट में जब हमारी क्लास एंड हुई, सारे हमने प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करने के बाद तकरीबन 3-4 बजे तक का टाइम था हमारे पास। तो उसके बाद हम अपने अपने घरों को रवाना हो गए। तो फर्दर हमारी जो भी लैब होगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ एक डिटेल वीडियो के साथ वो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। तो जहाँ पर अब हमने वर्कशॉप करनी है और इलेक्ट्रिकल का करना है तो वहाँ पर हमारे फीमेल स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होंगी, तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं प्रॉपर एक जो अच्छी वीडियो होती है वो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट एक छोटा सा डिपार्टमेंट नहीं, आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमें अपनी ज़बान के अंदर कुछ टूलों के नाम और मिलते हैं, जब हम पढ़ते हैं स्टडी करते हैं तो हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं। और जब जो टूल हमने इस्तेमाल किए होते हैं उन टूलों के जो एक्चुअल में जो नाम होते हैं वो हमें सीखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।